की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी बाईपास के पास सवारियों से भरी एक डीटीसी की लो फ्लोर बस अचानक आग से घिर गई। तान्या खन्ना, शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी बाईपास के पास सवारियों से भरी एक डीटीसी की लो फ्लोर बस अचानक आग से घिर गई। अचानक चलती बस के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सवारियों को नीचे उतारा गया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये बस आनंद विहार बस अड्डे से शाहबाद डेयरी जा रही थी। गनीमत रही कि समय रहते बस से सवारियां उतर गई, जिससे किसी को जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन चलती बस में आग से डीटीसी के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी का शव उनके घर पर पंखे से लटकता हुआ मिला है। प्रिंसिपल का निवास स्कूल के परिसर में ही है। प्रिंसिपल की बेटी स्कूल की छात्रा नहीं थी, लेकिन शव स्कूल परिसर में ही मिला। पुलिस को आत्महत्या करने का शक है। अभी तक प्रिंसिपल की बेटी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल कैंपस के स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रिंसिपल की बेटी ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे दूसरे तथ्यों को मीडिया से साझा नहीं किया है। पत्र की लिखावट को जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विदेश से कालाधन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास ऐसे खाता धारकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया। केंद्र की तरफ से 27 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल की जाएगी, जिसमें खाता धारकों के नामों की लिस्ट बंद लिफाफे में होगी। इसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगर कालाधन रखने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक कर दिया गया तो कांग्रेस को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। जेटली ने यह भी कहा कि नाम सामने आने पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अगर कुछ नाम सामने आ गए तो कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। कालेधन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के कांग्रेस पर हमले के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी हमें ब्लैकमेल कर रही है। वहीं अजय माकन ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम न करे और कांग्रेस को धमकी भी न दे। जेटली के बयान के बाद बौखलाई कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी काले धन के सिर्फ कुछ चुने हुए अकाउंट होल्डर्स के नाम क्यों बताना चाहती। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर चुपचाप बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली आए शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी को प्रस्ताव दे दिया है। दिवाली बाद पीएम मोदी और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की मुलाकात की जमीन तैयार करने के लिए शिवसेना नेता सुभाष और अनिल देसाई दिल्ली पहुंचे। शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई अपनी दिल्ली यात्रा की जानकारी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को दी और आगे की रणनीति पर फैसला उद्धव लेंगे। शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई महाराष्ट्र में सरकार बनाने के फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं से बात करने दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी को उन्होंने प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि शिवसेना सांसद अनिल देसाई और पूर्व विधायक सुभाष देसाई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मिलने वाले थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया न्यूज से कहा है कि शिवसेना से गठबंधन की बात चल रही है और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन का फैसला 26 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन सीएम के लिए नितिन गडकरी का नाम भी जोर शोर से उड़ने लगा है। महाराष्ट्र के सीएम के सस्पेंस पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि मुंडे के बाद गडकरी ही सूबे में सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि गडकरी सीएम बनने से इनकार कर रहे हैं। इससे पहले कल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को एनडीए के सांसदों को डिनर देने वाले हैं। दिवाली मिलन के मौके पर इस डिनर का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस डिनर पार्टी में शिवसेना के आला नेताओं को भी शामिल होने का न्यौता मिला है। पीएम के दिवाली मिलन समारोह में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल होते हैं, तो दोनों पार्टियों के रिश्ते में हाल के दिनों में आई तल्खी के बीच ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी की इस कोशिश को मंत्रिमंडल या फिर एनडीए सांसदों से सीधे संवाद बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब कांग्रेस और एनसीपी के पूर्व मंत्रियों ने अपना अपना सरकारी बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। इन सभी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। बंगला खाली करने की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में कई पूर्व मंत्रियों ने अपना सामान समेटकर बंगला खाली कर दिया, जबकि कई 1-2 दिनों में बंगला खाली करने वाले हैं। मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। वहीं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए लोगों से बात भी करेंगे। सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दी है। पटेल की जयंती का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में होगा। कानपुर में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जन्मदिन का जश्न कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर मनाया। लखनऊ में भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के अंदर जश्न मनाया। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग रुक रुक कर काफी देर तक चलती रही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। अमेरिका के पैसे से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बांध बन रहा है, जिसे भारत परेशान है। सरकार ने अमेरिका के सामने नाराजगी दर्ज कराने की बात कही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुए बम धमाके में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग बम मना रहे थे जिस वक्त यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया है। पुणे में हुए विमान हादसे के बाद सुखोई विमान की उड़ान रुक सकती है। हर विमान की तकनीकी जांच की बात कही जा रही है। जांच में हरी झंडी मिलने के बाद ही अब सुखोई उड़ सकेगा। पिछले हफ्ते एक सुखोई 30 विमान पुणे के पास हादसे का शिकार हो गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि यह हादसा मानवीय भूल के चलते नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के चलते हुआ था। सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पर्यटन उद्देश्यों से विशेष रेलगाड़ियां चलाने और उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने के लिए उन्होंने मुंबई के एक टूर ऑपरेटर से रिश्वत ली। मुंबई के गोरेगांव में शिवसेना नेता रमेश जाधव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या ने नाराज शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक 5 बदमाश एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने शिवसेना नेता की हत्या कर दी। पुलिस ने शिवसेना नेता की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। एक्टर सलमान खान भी पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ गए हैं। सलमान ने अपने सफाई अभियान की शुरुआत करजत इलाके से की। सलमान खान ने खुद को नॉमिनेट करने और मिशन क्लीन इंडिया की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। तो वहीं सलमान खान ने मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ने के लिए आमिर खान, आजिम प्रेमजी, उमर अब्दुल्ला और रजनीकांत को नॉमिनेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलमान की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सलमान का प्रयास महत्वपूर्ण है। ये स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने के लिए कई लोगों को प्रेरित करेगा। हरियाणा के करनाल में एक डॉक्टर पर हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में एक शख्स डॉक्टर पर बोतल से वार करता हुआ नजर आ रहा है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कमल बेनीवाल पर हमले की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। डॉक्टर पर हुए इस हमले के बाद मेडिकल कॉलेज कर्मचारी दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर 25 अक्टूबर से हड़ताल की धमकी दी गई है। बेंगलुरु के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बच्ची नर्सरी क्लास में पढ़ती। बच्ची के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की है। स्कूल से आने के बाद बच्ची की तबीयत अचानक से खराब होती चली गई। पूछने पर बच्ची ने रोते हुए बताया कि अंकल ने उनके साथ गलत काम किया। घायल होने की खबर नहीं है। प्रशासन का कहना है कि दुकानें अवैध रूप से लगाई गई थी, जबकि स्थानीय लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। देर रात फरीदाबाद के पटाखा बाजार में लगी आग के बाद आज पुलिस ने ग्राउंड को अपने कब्जे में ले लिया। आग के चलते फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में कई दुकानें जलकर राख हो गई थी। हादसे से गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से आग से निपटने के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके हालत बेकाबू होती चली गई। लोगों ने दशहरा ग्राउंड में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के साथ हर स्टॉल मालिक को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है।
गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रफ्तार से आ रही बस डिवाइडर तोड़ते हुए खंबे से जा टकराई। बस की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर के चलते बस के आगे का हिस्सा तहस नहस हो गया। गाजियाबाद में नौकरी न मिलने से परेशान एक शख्स बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। ये शख्स पुलिस को घंटों चकाता रहा। सबसे पहले बिजली की सप्लाई रोकी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्थानीय लोगों की मदद से उसे काफी समझाने के बाद नीचे उतारा जा सका। नोएडा पुलिस ने 2 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया जो कि पुलिस की वर्दी में वारदात को अंजाम देते थे। इनके पास से ब्रिगेड की गाड़ियां और स्थानीय लोगों की मदद से उसे काफी समझाने के बाद नीचे उतारा जा सका। नोएडा पुलिस ने 2 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया जो कि पुलिस की वर्दी में वारदात को अंजाम देते थे। इनके पास से 1 कार, 5 बाइक और हथियार बरामद किए गए। कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने नकदी और जेवर मिलाकर करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के बिजनौर में 3 अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर दिन दहाड़े ऑटो व्यापारी से 11 लाख रुपए लूट लिए। लूट के बाद बदमाश आराम से फरार भी हो गए। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो रात 10 बजे तक ही चलेगी। पहले इसे रात 8 बजे तक चलाने की बात कही गई। दिवाली पर इलाहाबाद में मोदी बम की जबरदस्त बिक्री हो रही है। मोदी के लोकप्रियता को कैश करने के लिए कारोबारियों ने मोदी बम को बाजार में उतारा है। सिर्फ मोदी बम ही नहीं, बाजार में मैरी कॉम अनार और मंगलयान रॉकेट भी खूब बिक रहे हैं। दिवाली के मौके पर लखनऊ में इको फ्रेंडली और 3 पटाखों की खूब बिक्री हो रही है। इनकी कीमत 15 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक है। इको फ्रेंडली पटाखे ना तो ज्यादा शोर मचाते हैं और ना ही इनमें प्रदूषण फैलाने का खतरा ज्यादा रहता है। गुजरात के जामनगर की रिद्धि ने दिवाली मनाने पर भगवान शिव की रंगोली बनाई है जो कि बिल्कुल पेंटिंग जैसी नजर आती है। दिवाली पर रिद्धि बेन ने मछली, घड़ा और एक महिला की पेंटिंग जैसी दिखने वाली रंगोली बनाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने भी दिवाली मनाई। बीएसएफ ने पूरे रीति रिवाज के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की।